पिछले क्लास में डिफाइन किए थे हम लोग बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट क्या है? द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट विच हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2l, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ और मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पीस को हम लोग क्या बोलेंगे? बार मैग्नेट कहेंगे। उसी का प्रॉपर्टीज लिखना है। शायद हमने बताया था कि बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट और डैश दे दीजिए। तो बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज हमको लिखना है, तो सबसे पहले होगा प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी होता है। तो एक नंबर में लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। एक नंबर में लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी, तो ध्यान देंगे बालक, कोई भी बार मैग्नेट अगर हम लेते हैं तो उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। आपको बार मैग्नेट के बारे में बताया गया था कि कुछ इस तरीके का होगा, इसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ध्यान देंगे यहां पर अगर हमारे पास दो पोल है तो सेम पोलरिटी में क्या होता है? रिपल्सन होता है, और डिफरेंट पोलरिटी में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो लिखेंगे, इसको डिफाइन किया जाए, पोल ऑफ अ मैग्नेट हैविंग प्रॉपर्टी, पोल ऑफ अ मैग्नेट हैविंग property to attract a small pieces of magnetic material, such as iron, steel, cobalt, nickel, etc. etc. फुल स्टॉप देके इसी में लिखना होगा द स्ट्रेंथ of magnet is known as magnetic strength, and the strength of magnet is high, on the polarity, हो गया, on the polarity, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी मैग्नेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, तो आप कहेंगे कि टर्मिनल पर या पोलरिटी पर। यही पोल कहलाता है, इसको नॉर्दर्न बोलते हैं, इसको साउदर्न कहा जाता है। ठीक है, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है।
अब इसके स्ट्रेंथ को हम लोग पोल स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। इसका जो स्ट्रेंथ होगा इसको पोल स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। अभी लिखवाया भी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज हाई ऑन द पोल, मतलब पोल पर मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है हाई होता है, और दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है बालक? तो ये जो था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन है। तो कोई अगर मैग्नेट रहेगा तो उसमें अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी होता है। ये आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को, निकेल को, मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। 2 नंबर में लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या होता है ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अलाइनमेंट मतलब इफ अ मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड देन इट ऑलवेज अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सुन लीजिए बालक, प्रॉपर्टीज ऑफ अलाइनमेंट क्या है? तो कह रहा है कि इफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट rotated in the air or vacuum, it always kept into rest in the direction of north pole and south pole। ये पीछे भी हम लोग पढ़े थे, डायग्राम भी शायद हमने देखा था कि अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है तो हमेशा कहाँ रुकता है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, ये किसको दिखलाएगा? तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को, और जो साउथ होता है किसको बताता है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल को। तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखा जाए अब मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली, a magnet suspended freely, it comes into rest, a magnet suspended freely, it comes into rest in the direction of, north pole and south pole, in the direction of north pole and south pole, in the direction of north pole and south pole। फुल स्टॉप देके इसी में लिखना होगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, pointed towards, geographical north pole, and south pole of the magnet pointed towards geographical south pole, pointed towards geographical south pole। अब देखिए ये क्या कह रहा है बालक, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कोई मैग्नेट ले लिया जाए, इसमें 2 पोल कंसीडर करेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ध्यान देंगे यहां पर ये जो एक्सिस होता है इसको मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। ये जो एक्सिस है यहां से यहां तक आपको बताया गया था, ये टोटल डिस्टेंस 12 होता है। इसको लेंथ ऑफ डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है। ये सेंटर होता है जहां से इसको अलग भी कर सकते हैं, ये L है, और ये भी क्या है आपका L है।
क्लियर है बालक? तो यहाँ पर हमको ये नहीं बताना, ये ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं, इसका नाम भी दिए थे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसमें ये जो लाइन है ये इसके सेंटर को जो ज्वाइन करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। अब यहां पर एक और वर्ड बताना है मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में, तो समझ जाइएगा। ये जो है एक्सिस है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन समझना है, समझ लिया जाए इसको। मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? द प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। चलिए इसको समझने के लिए एक पेज लेते हैं। दो जी, एक पेज निकालो कॉपी से। ध्यान देंगे बालक, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस होगा, जैसे इसको ऐसे रख ले तो ये तो एक्सिस आपका मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। लेकिन हमने बोला कि इस मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर और नीचे ऐसे एक प्लेन कंसीडर कीजिए कि मैग्नेट है, तो इसको कट करके हम बीच में ऐसे रख देते हैं और नीचे से भी इस तरीके से रख देते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो प्लेन जैसा हो गया। अगर ये पेज ऊपर भी रखा जाए और नीचे भी रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्लेन। तो ये क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, ये प्लेन कहां से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है? तो मैग्नेटिक एक्सिस से। तो आप बोलेंगे सर इन मैग्नेट के ऊपर और नीचे जो आप प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। द प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये कैसा होगा? वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? वर्टिकल। समझ में आ रहा है? तो यही प्लेन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, तो आप बोलेंगे कि द लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस एंड द प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले आप डायग्राम बना लीजिए। हो गया बालक? चल लिखेंगे इसके नीचे, द लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, the line joining north pole and south pole of the magnet, the line joining north pole and south pole of the magnet is called magnetic axis, is called magnetic axis, is called magnetic axis, and the vertical plane passing through this line, and the vertical plane passing through this line is called, and the vertical plane passing through this line is called magnetic meridian. Passing through this line is called magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन। हो गया बालक?
चलिए, तो समझ में आ रहा है, इस एक्सिस से जो प्लेन पास करेगा ऊपर और नीचे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाएगा। ये कितना था, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में था ना। चलिए 3 नंबर प्रॉपर्टीज में लिखेंगे। 3 नंबर प्रॉपर्टीज में लिखा जाए, like magnetic poles repel to each other, like magnetic poles repel to each other, like magnetic poles repel to each other, and unlike magnetic poles attract to each other, and unlike magnetic poles attract to each other। तो ये तो चार्ज में भी हम लोग पढ़े थे, चार्ज में भी ये नेचर था कि सेम चार्ज में रिपल्शन होता था और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन। तो यहां पर अगर डायग्राम के माध्यम से समझना हो, तो आप कहेंगे कि यहां पर अगर नॉर्थ पोल लिया जाए, यहां पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, तो आप बोलेंगे कि इनके बीच यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पोल है, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच, क्योंकि डिफरेंट पोल है, अनलाइक पोल स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर अगर बात करें कि आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको साउथ कर लिया जाए, इसको नॉर्थ कर लिया जाए, तो देखिए सेम पोल है, तो सेम पोल में क्या होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन। तो जब रिपल्शन होगा तो ये मैग्नेट इधर जाएगा और ये मैग्नेट इधर जाएगा, ये रिपेल करेगा। और अट्रैक्शन में क्या होता है, इनका डायरेक्शन सेम होता है, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों डायग्राम बना लीजिए। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट, ये 3 नंबर में था, 4 नंबर में थोड़ा समझते हैं। 4 नंबर में है आपका पेयर प्रॉपर्टीज। पेयर प्रॉपर्टीज या पेयर प्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब सुन लीजिए ये पेयर प्रॉपर्टीज क्या है। आपसे कहा जाए कि कोई ऐसा मैग्नेट बनाइए जिसमें केवल एक ही पोल रहे, दूसरा पोल नहीं रहे, तो दैट इज पॉसिबल और नॉट? नॉट। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट जो होता है वो डाइपोल होता है। मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल। इसमें दो पोलैरिटी होना चाहिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। एक पोल जो होता है नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये हमेशा पेयर में रहता है। क्लियर है बालक? अब दूसरा सवाल ये भी है, आपने बोला सर ठीक है पेयर में ले लिए, लेकिन हम इसको ब्रेक डाउन कर दिए, तब तो अलग अलग पोल हो गया, नॉर्थ अलग साउथ अलग, फिर भी नहीं हुआ। कैसे? तो अगर इसको आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो नॉर्थ है तो एक खुद क्रिएट कर लेगा साउथ, और ये साउथ है तो खुद क्रिएट कर लेगा नॉर्थ। तो इसको आप कहेंगे पेयर प्रॉपर्टीज या पेयर प्रोडक्शन। तो याद रखेंगे कि पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो मैग्नेट का पोलैरिटी होता है हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है, सिंगल कभी भी सिंगल पोलैरिटी इस पर नहीं होगा। तो यही लिखना है हम लोग को। लिखेंगे
लिखेंगे पेयर प्रॉपर्टीज में, अ मैग्नेट always exist into pair properties it having north pole and south pole, it having north pole and south pole, it having north pole and south pole. A single polarity on the magnet, a single polarity on the magnet does not exist, a single polarity on the magnet does not exist. क्लियर है? तो सिंगल पोलैरिटीज पर एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये जब रहेगा तो किसमें रहेगा? पेयर में। क्लियर है? तो अ मैग्नेट हैविंग ऑलवेज पेयर प्रॉपर्टीज, मैग्नेट के पास हमेशा पेयर प्रॉपर्टीज होता है, ये हमेशा पेयर में ही पोलैरिटी को रखता है। तो पेयर में कौन होगा? तो एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। क्लियर है बालक? ये 4 नंबर में था। अब इसको डायग्राम के माध्यम से अगर समझना हो तो देखिए, डायग्राम भी ले लेंगे हम लोग। यहां पर हमने ले लिया कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आप बोले कि हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे। अब बताइए, कुछ नहीं करना है। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ब्रेक डाउन आपने किया है, तो ये नॉर्थ है तो ये क्या बना लेगा? साउथ, और ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो दैट इज कॉल्ड पेयर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। दोनों डायग्राम बनाइए। हो गया। इसके नीचे लिखेंगे hence we can say that the polarity of magnet, hence we can say that the polarity of magnet always exists, the polarity of magnet always exists in pair, or always exist in pair, such as north pole and south pole, such as north pole and south pole. चलिए, कितना प्रॉपर्टी हुआ वाले? 4। एक और ले लेते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? पहचान करना। तो सवाल ये है कि सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो सुन लीजिए, पहले हम बता दे रहे हैं। If we having a bar magnet and rod, how can we identify that is magnet or not? अगर आपको एक बार मैग्नेट दे दें और एक आयरन रॉड दे दे, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसा रहेगा, तो आप कैसे इसको डिसइंटीग्रेट कीजिएगा कि कौन मैग्नेट है कौन आयरन है? ठीक है, कैसे आप डिसइंटीग्रेट करेंगे बताइए? तो
सामने मेटल रखेंगे, अट्रैक्ट करेगा तो, अच्छा, नहीं अट्रैक्ट करेगा तो रॉड होगा। तो ध्यान देंगे, समझिए थोड़ा सा। इस पे एक स्टेटमेंट एक विद्यार्थी का था कि सर दोनों बार शेप में है, तो हाँ, दोनों को बांध के धागा से लटका दीजिए, जो मैग्नेट होगा नॉर्थ साउथ में आ जाएगा और रॉड जो होगा नॉर्थ साउथ में नहीं आएगा। हम बोले कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं आ सकता है, हो सकता है वो भी आ जाए। तब मान लीजिए दोनों नॉर्थ साउथ में आ गया, तब तो कंफ्यूज हो जाएगा तुरंत, समझ आ रहा है। तो ये तो हम जानते हैं कि बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, लेकिन इट में भी अगर वो भी रॉड है नॉर्थ साउथ में रुक गया तब तो आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान देंगे, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिफिकेशन है रिपल्शन के मेथड पे काम करता है। मतलब with the help of repulsion we can identify that is a magnet or not। हम रिपल्शन के मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेटल है वो मटेरियल है आपका मैग्नेट है या कोई और है। तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो करना क्या होगा, आपको एक दे दिया गया मैग्नेट, दे दिया गया एक आयरन रॉड दे दिया गया, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई मैग्नेट ले लेंगे और इस मैग्नेट के नजदीक सबसे पहले इसे अब हमको मालूम नहीं है कौन रॉड है कौन क्या है, हम तो एक एक करके ला रहे हैं, तो सबसे पहले इसको ला रहे हैं। तो जब इसको नजदीक लाया हमने तो देखा कि ये अट्रैक्शन कर रहा है, यहाँ भी अट्रैक्शन, हर जगह अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन। तो ये बताइए मैग्नेट रहता तो इसमें तो एक बार रिपल्शन जरूर आता, क्योंकि सेम पोलैरिटी में रिपल्शन होता है। तो हमने देखा कि ये दोनों पोल पर अट्रैक्शन ही है, तो हमने बोला ये आयरन रॉड है। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है कभी रिपल्शन में नहीं आता है। अब इसको हम लाएं तो ये मेरे पास मैग्नेट है और लेकिन हम नहीं जानते हैं कि मैग्नेट है। जब सामने रखा तो हमने देखा कि अट्रैक्शन हो रहा है, और जब हमने ऐसे अपोजिट रखा तो देखा कि रिपल्शन हो रहा है। तो अब अट्रैक्शन से हमको मालूम नहीं चला, क्योंकि अट्रैक्शन तो इसमें भी था, यहाँ भी दोनों तरफ अट्रैक्शन हो रहा था, इसमें भी एक तरफ अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन जब ये रिपेल किया तब हमको मालूम चला कि मैग्नेट है। क्योंकि एक मैग्नेट जो है किसी मैग्नेट को ही रिपेल कर सकता है, आयरन को रिपेल नहीं करेगा। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही रिपेल करता है। तो याद रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिपल्शन मेथड we can identify the given material is magnet or not। लिखा जाए, लिखेंगे with the help of repulsion method, with the help of repulsion method we can identify, with the help of repulsion method we can identify the given material is magnet or not। the given material is magnet or not। The given material is magnet or not। कोई दिक्कत बालक समझने में? तो 5 प्रॉपर्टी हो गया, काफी है, इतना आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे हमको पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ एक बार आया था, कहां पर? तो हम लोग जब चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे तो चार्ज में आया था कि स्टैटिक चार्ज के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है कूलम्बियन फोर्स, और वहां पे कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। और कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट और फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसी को फाइंड आउट किया जाता है कूलम्बियन फोर्स से। तो यहाँ भी हम लोग कूलम्बियन फोर्स निकालेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के लिए होगा।
तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, और ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेट है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था वो था 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसी को कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है, और जो फोर्स होता है इसको कोलंबियन फोर्स कहते हैं। कोलंबियन फोर्स इज अ टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि दो चार्ज के बीच में ही काम करता है। अब इसमें ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं के से, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये पढ़े थे हम किस में, तो ये पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है सुन लीजिए, यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कोई मैग्नेट होगा, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये जो दोनों है एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट है। क्लियर है बालक? क्यों ले रहे हैं r? क्योंकि पहले भी r लिए थे, इससे बेहतर कंपेयर करने में होगा। तो ये बताइए कि अब तो चार्ज नहीं है, आप किसको रिप्रेजेंट कीजिएगा? यहाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ तो डायरेक्शन होता है, साउथ डायरेक्शन होता है, तो आपको बता चुके हैं ये जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, इसका अपना एक पोल का स्ट्रेंथ होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, पोल स्ट्रेंथ को। तो नॉर्थ पोल का है तो इसको m1 लिख दिया जाए, और साउथ पोल का स्ट्रेंथ है तो m2 हो जाएगा। और इनके बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है ये होता है k m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों में अंतर दिख रहा है ना बालक? वहां चार्ज था, यहाँ पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर जब ये कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं तो ये होता है μ0 अपॉन 4π, और ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करना होगा तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, और ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द कोलंबियन फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स। ये दो पोल के बीच में ऑपरेट होने वाला फोर्स है, यही तो है बालक। तो दोनों में अंतर दिख रहा है, यहाँ पर चार्ज था, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है। अब कहिएगा सर जब दोनों बराबर है तो आप m स्क्वायर काहे नहीं लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे q स्क्वायर काहे नहीं लिखे थे? तो ये बतलाने के लिए कि यहाँ Q1 Q2 दो डिफरेंट चार्ज है, उसी तरीके से वहां पर दो अलग अलग पोल स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए उसका नाम m1 और m2 रखा गया है। कोई दिक्कत बालक दोनों को समझने में? तो यही आपका फोर्स जो है ये कोलंबियन फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसको कोलंबियन फोर्स कहा जाता है। इस चार्ज के बीच ऑपरेट होगा और पोल स्ट्रेंथ के बीच ऑपरेट होता है। इसका वैल्यू 1/4πε0 था, ये μ0 अपॉन 4π होता है। इसका वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻⁷। इसका वैल्यू कितना पढ़े थे हम लोग, याद है? 9 × 10⁹। चलिए डिफाइन करते हैं, हेडिंग देंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस Coulomb's law of magnetic forces. Coulomb's law of magnetic forces. हो गया बालक? लिखेंगे the force acting between the force acting between two magnetic pole, the force acting between two magnetic pole which having pole strength m1 and m2, which having pole strength m1 and m2, which having pole strength m1 and m2, which are placed
which are placed at a distance of a small r, which are placed at a distance of a small r, which are placed at distance of a small r, that is a directly proportional to, that is directly proportional to, that is directly proportional to product of, that is directly proportional to product of pole strength, that is directly proportional to product of pole strength, directly proportional to product of pole strength, and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to a square of, inversely proportional to a square of distance between, a square of distance between, distance between pole strength, distance between pole strength। हो गया। अब देखिए तो इसी डायग्राम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसी के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो इसका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है इसको m1 से लिखेंगे, इसका मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है इसको m2 से, और ये कितना डिस्टेंस से सेपरेट है r। या आप लिख भी सकते हैं कि जो m1 m2 है ये हमारा कहलाता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ये कहलाता है। और r क्या है, r क्या है तो मैग्नेटिक लेंथ कहिए या डिस्टेंस बिटवीन पोल स्ट्रेंथ कह सकते हैं। तो ये क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या पोल स्ट्रेंथ जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेगा, फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए तो पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो ये होगा F है प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। जब ये प्रोपोर्शनल अब आप हटाएंगे वी यूज ए कांस्टेंट के, और ये होगा m1 into m2 अपॉन r²। और ये जो है इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है, इसका अब नाम भी लिख लेंगे, नाम लिख के ही हटा लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग लिख दे रहे हैं, इसका वैल्यू होता है μ0 अपॉन 4 और ये रहा आपका m1 m2 अपॉन r²। और इसका भी वैल्यू होता है, इसका tan इनवर्स 7 ये m1 m2 अपॉन r²। अब यहाँ लिखेंगे k के बारे में, ये क्या है आप यहां से लिखिए, यहां से हाँ हेलो हेलो हाँ बोलिए, कहाँ से, होंडा से। आज नहीं कल बोले थे, सैटरडे को बोले थे हम। हाँ हाँ कल के लिए बोले हैं। ना ना हम बोले थे कि फ्राइडे को लाएंगे, सैटरडे को हम आपके पास लेके आएंगे वहाँ। ठीक, कल हम लेके आएंगे जी। कितना बजे खुल जाता है? आज तो है ही नहीं मेरे पास, गांव पर जाना है, वहाँ से लेके आना है। ठीक है, तो कल हाफ टाइम कितना बजे है? ठीक ठीक ओके। हो गया बालक।
आगे बढ़ाते इसको। लिखा जाए, इसमें एक कांस्टेंट हम लोग यूज किए हैं के, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, बोल दिया जाए। और ध्यान देंगे के का ही वैल्यू आप यहाँ पे लिखे हैं, ये जो आप के है उसी का वैल्यू ये है और ये है, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहा जाता है, इसका वैल्यू पहले हम बता चुके हैं। यहाँ के जो है मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको नाम देंगे। लिखा जाए वेयर के इज अ कांस्टेंट, where k is a constant called magnetic force constant, where k is a constant called magnetic force constant। चलिए, और इसका वैल्यू जी, वैल्यू बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या 10⁻⁻⁷। यूनिट बताइए तो इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1, इसके बाद वेबर मीटर इनवर्स 1 एम्पियर इनवर्स 1, उसके बाद हेनरी पर मीटर। 3 लिखवाए थे, याद है, लिख लीजिए। तो बस यहीं पे आज रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में करेंगे। हो गया बालक, बंद करो।